साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नामक जो पुस्तक है, जिसके राइटर में बिपिन चंद्र जी शामिल हैं, उस पुस्तक को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अभी तक इसके 2 अध्यायों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के दिन हम लोग इसका तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है 1857 के बाद किसान आंदोलन और किसान विद्रोह, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अंग्रेजों के उपनिवेशवादी शोषण का कहर भारतीय किसानों पर ही सबसे ज़्यादा बरपा। औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ, भू राजस्व की नई प्रणाली और उपनिवेशवादी प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ दी। फिर दस्तकारी उद्योगों के तबाह हो जाने से इन उद्योगों में लगे लोग भी खेती की तरफ वापस लौटने पर मजबूर हुए, जिससे खेती लायक जमीन पर दबाव भी काफ़ी बढ़ गया और इस तरह कृषि का पूरा ढांचा ही बदलने लगा। बड़ी जमींदारी वाले इलाकों में किसानों पर अत्याचार बढ़ने लगे। जमींदार उनसे मनमाने ढंग से अवैध लगान वसूलते और बेकार कराते। रैयतवाड़ी इलाकों में लगान की दरें बेतहाशा बढ़ाकर ठीक यही काम सरकार ने किया। नतीजा यह हुआ कि किसान धीरे धीरे महाजनों के चंगुल में फंसते गए और इस तरह उनकी जमीन, फसलें और पशु उनके हाथ से निकलकर जमींदारों, व्यापारियों, महाजनों और धनी किसानों के हाथ में पहुंचते गए। जमीन के छोटे मालिक छोटे किसान की हैसियत महज काश्तकारों, बटाईदारों और खेतिहर मजदूरों की ही रह गई। देशी और विदेशी शोषण के इस चक्र को तोड़ने की किसानों ने कई छिटपुट लेकिन नाकाम कोशिशें की। स्थानीय स्तर पर जब उनके सामूहिक संघर्ष विफल होने लगे और उन्हें लगा कि वे औपनिवेशिक राज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और न ही दिन ब दिन बढ़ते शोषण के थमने के कोई आसार हैं, तो उनके विरोध ने मजबूरन अपराध का रास्ता पकड़ा। जमीन से वंचित किए गए बहुत से किसान भुखमरी से बचने के लिए मजबूरन डकैत और राहजन हो गए। 1859-60 का नील आंदोलन की बात करें तो अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया, उनमें सबसे जुझारू और सबसे बड़े पैमाने पर फैला था बंगाल में नील आंदोलन। शोषण के खिलाफ यह किसानों की सीधी लड़ाई थी। दरअसल नील उत्पादकों ने किसानों को जबरन नील की खेती करने पर अरसे से मजबूर कर रखा था, जबकि किसान अपनी बढ़िया उपजाऊ जमीन पर चावल उगाना चाहते थे, जिसकी उन्हें बेहतर कीमतें मिलती थीं। ज़्यादातर नील उत्पादक यूरोपीय थे और ग्रामीण इलाकों में उनके कारखाने थे, जहां वे नील का शोधन करते थे। शुरू से ही नील उगाने वाले किसानों का जबरदस्त शोषण होता रहा था और उन्हें इस कारण भारी घाटा उठाना पड़ता था। नील उत्पादक मामूली सी रकम किसानों को अग्रिम देकर उनसे करार लिखवा लेते थे। इस करार में धोखे से नील की ऐसी कीमत दर्ज करा दी जाती थी जो बाजार भाव से काफ़ी कम होती थी। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद इस मामले पर टिप्पणी की थी कि सारे झगड़े की जड़ यह है कि नील उत्पादक बिना पैसा दिए ही रैयतों को नील की खेती करने पर मजबूर करते हैं। यही नहीं, कम कीमत पर नील खरीदी के बावजूद किसानों को ठग कर उनका पैसा मारा जाता था। नील उत्पादकों के करिंदे भी किसानों से नियमित रूप से रिश्वत लेते थे। करार के वक्त जो पैसा किसानों को अग्रिम दिया जाता था, उसे अगर किसान वापस भी लौटाना चाहता था तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि इसी के जरिए तो नील उत्पादक उनका शोषण करते थे। लेकिन करार कराने का तरीका भी नील उत्पादकों ने जल्द ही छोड़ दिया, क्योंकि उसमें 20 तरह के अदालती झंझट होते थे। इससे आसान रास्ता उन्होंने चुना किसानों को आतंकित करने का। वह अपने लठैतों द्वारा किसानों का अपहरण कर, उन्हें कोड़े मारकर, उनके बच्चों और औरतों की पिटाई कर, लूटपाट कर, घर और खड़ी फसलें जलाकर और ऐसे ही दूसरे अत्याचार कर उन्हें नील उगाने पर मजबूर करने लगे। उत्पादकों को कानून का डर भी नहीं था। आमतौर पर सभी मजिस्ट्रेट यूरोपीय हुआ करते थे, इसलिए उनके फैसले भी प्रायः उत्पादकों के पक्ष में ही जाते थे। कुछ एक मजिस्ट्रेटों ने अगर कभी इंसाफ पसंदी से काम लिया तो उनका तबादला कर दिया जाता था। न्यायपालिका की हालत यह थी कि 1857 में 29 नील उत्पादकों और एक जमींदार को ऑनररी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। तभी से लोग यह कहने लगे कि जो रक्षक है वही भक्षक। 1859 के मध्य में बंगाल के नील किसानों को जब यह लगा कि इस मामले में सरकार शायद उनका साथ देने वाली है, तो उनके असंतोष में उबाल आ गया। हुआ यह था कि कलारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्राकर से एक सरकारी आदेश पढ़ने में जरा सी चूक हो गई और उन्होंने 17 अगस्त 1859 को पुलिस के नाम फरमान जारी कर दिया कि
नील उगाने वाले रैयतों से संबंधित विवादों में जमीन पर रैयतों का कब्जा रहेगा और वे उस पर अपनी मर्जी की फसल उगा सकेंगे। पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि कोई नील उत्पादक या अन्य कोई व्यक्ति रैयतों के मामले में हस्तक्षेप न करने पाए। चंद्राकर की यह घोषणा सारे बंगाल में आग की तरह फैल गई। किसानों को लगा कि अरसे से चले आ रहे शोषण के खात्मे का वक्त आ गया है। उन्होंने शुरू में शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष चलाया। अधिकारियों के पास कई अर्जियां भेजी गईं और प्रदर्शन किए गए, लेकिन जब इसका कोई असर नहीं पड़ा तो सितंबर 1859 में उनका गुस्सा भड़क उठा। शुरुआत नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। 13 सितंबर को नील उत्पादक ने करीब 100 लठैतों को गोविंदपुर भेजा। इन लठैतों ने गांव पर हमला कर दिया। लाठियों और भालों से लैस किसानों ने इस हमले को नाकाम कर दिया। यह आग दूसरे क्षेत्रों में तेजी से फैली। किसानों ने कई जगहों पर उत्पादकों से अग्रिम लेने, करार करने और नील उगाने से इनकार कर दिया। 1860 की वसंत ऋतु के आते आते बंगाल के उन सभी जिलों में यह आंदोलन फैल गया जहां नील की खेती होती थी। किसान एकजुट होकर एक एक गांव से लठैतों के आतंक को खत्म करते गए और एक एक कर नील कारखानों पर उनका हमला तेज होने लगा। कई बार तो संघर्ष रोकने या आंदोलनकारी नेताओं को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर भी हमला किया गया। इस दौरान कई पुलिस चौकियों पर भी हमला किया गया। तब उत्पादकों ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने किसानों को धमकी दी कि अपने जमींदारी अधिकारों का इस्तेमाल कर वे विद्रोही किसानों से जमीन छीन लेंगे या उसका लगान बढ़ा देंगे। इसके जवाब में रैयतों ने लगान चुकाना ही बंद कर दिया। अब रैयतों ने अपने अधिकारों के लिए कानूनी ढंग से भी लड़ना सीख लिया था। अपने खिलाफ दायर किए गए मुकदमे लड़ने के लिए उन्होंने पैसे जुटाए। यही नहीं, उत्पादकों के खिलाफ मुकदमे भी उन्होंने दायर किए। उत्पादकों के नौकरों का सामाजिक बहिष्कार भी उन्होंने शुरू किया ताकि वह नौकरी छोड़ दें। इस एकजुट प्रतिरोध को उत्पादक झेल नहीं पाए और धीरे धीरे उन्होंने अपने नील कारखाने बंद करने शुरू कर दिए। 1860 के अंत तक बंगाल में नील की खेती पूरी तरह खत्म हो गई। नील आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि रैयतों ने पूरे अनुशासन, एकजुटता, संगठन और सहयोग के बूते पर यह लड़ाई लड़ी थी। आंदोलन के नेतृत्व और भागीदारी के सभी स्तरों पर हिंदू और मुस्लिम किसानों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। थोड़ी अच्छी आर्थिक स्थिति वाले रैयतों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। कुछ मामलों में तो छोटे जमींदारों, महाजनों और उत्पादकों के भूतपूर्व कर्मचारियों ने भी आंदोलन का नेतृत्व किया। नील आंदोलन की एक खास बात यह रही कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया। अखबारों में लेख लिखकर, जनसभाएं आयोजित कर और किसानों के समर्थन में ज्ञापन जारी कर बुद्धिजीवियों ने इस लड़ाई को और तेज किया और उसके समर्थन में माहौल बनाया। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफी काम किया। किसानों के शोषण, सरकारी अधिकारियों के पक्षपात और इसके विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर चल रहे किसानों के संघर्ष के बारे में उन्होंने अखबार में लगातार खबरें छापी। इस समस्या के बारे में उन्हें खुद भी गहरी जानकारी थी। उन्होंने खुद कई लेख लिखकर इस समस्या को एक ऊंचे राजनीतिक धरातल पर पेश किया। नील आंदोलन के ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने मई 1860 में लिखा, बंगाल को अपने किसानों पर गर्व होना चाहिए। शक्ति, धन, राजनीतिक शिक्षा और यहाँ तक कि नेतृत्व के अभाव के बावजूद बंगाल के किसानों ने जो आंदोलन चलाया वह अब तक दुनिया के सामाजिक इतिहास में किसी भी आंदोलन से किसी भी मायने में कमतर नहीं है। सरकार किसानों के खिलाफ है, कानून उनके खिलाफ है, ट्रिब्यूनल उनके खिलाफ है, प्रेस उनके खिलाफ है और इसके बावजूद उनकी यह उपलब्धि रही है जिसका लाभ हमारे देश की आगे आने वाली पीढ़ियों को हर स्तर पर मिलेगा। इसी सिलसिले के दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण का उल्लेख भी किया जा सकता है, जिसमें किसानों के इस शोषण को बारीकी से उभारा गया था। इस आंदोलन में बंगाल के बुद्धिजीवियों ने जो भूमिका निभाई उसका असर उस समय उभर रहे राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी वर्ग पर पड़ना स्वाभाविक ही था। इस आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी ने दरअसल एक बुनियाद रखी थी जिससे एक परंपरा की शुरुआत हुई और आगे चलकर यह राष्ट्रीय आंदोलन के सांचे में ढली। इसके अलावा मिशनरियों ने भी नील आंदोलन के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस आंदोलन के प्रति सरकार का रवैया भी काफी संतुलित रहा और उसने ऐसा कड़ा रुख नहीं अपनाया जैसा कि नागरिक विद्रोहों और आदिवासी विद्रोहों के मामले में अपनाया था। शायद सरकार को 1857 के 1857 के संथाल विद्रोह के दुखद अनुभव भूले नहीं थे। उसे डर था कि कहीं फिर उसकी पुनरावृत्ति न हो जाए, फिर उसे किसानों के बदले हुए तेवर का एहसास भी
हो चला था। किसानों के बदले हुए तेवर का एहसास भी हो चला था। बुद्धिजीवियों और मिशनरियों ने नील समस्या की छानबीन के लिए आयोग नियुक्त किया। आयोग की रिपोर्ट आई तो यह बात साबित हो गई कि नील की खेती के पीछे शोषण, भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का एक पूरा तंत्र काम कर रहा था। सरकार ने कुछ सुधार लागू किए और नवंबर 1860 में अधिसूचना जारी की कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और सारे विवादों का निपटारा केवल कानूनी ढंग से ही होगा। लेकिन तब तक उत्पादक खुद ही अपने कारखाने समेटने में लग गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जोर जबरदस्ती, धोखाधड़ी और शोषण के बिना वे अब पहले की तरह अंधाधुंध कमाई नहीं कर पाएंगे। पाबना विद्रोह 1857-76 की बात करें तो बंगाल के ज्यादातर इलाकों में 1870 के दशक में और 1880 के दशक के शुरुआती दिनों में बड़े पैमाने पर कृषक अशांति रही। इसका कारण यह था कि जमींदारों ने लगान की दरें कानूनी सीमा से भी ज्यादा बढ़ा दी। साथ ही 1859 के अधिनियम 10 के तहत काश्तकारों के जमीन पर कब्जे के अधिकार मिले थे। उससे काश्तकारों को वंचित रखने की साजिशें भी जमींदार कर रहे थे। मतलब काश्तकारों को जमीन पर कब्जे का अधिकार था, उससे काश्तकारों को वंचित रखने की साजिशें भी जमींदार कर रहे थे। इसके लिए वो किसानों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। उन्हें जबरन जमीन से बेदखल कर दिया जाता। उनकी फसलों और पशुओं की जब्ती के अलावा जमींदार उन्हें तरह तरह के मुकदमों में भी फंसा देते थे। इस तरह के अत्याचार और दमन के खिलाफ किसानों में असंतोष बढ़ता गया और उन्होंने इसका मुकाबला करने की तैयारियां शुरू की। 1873 में पाबना जिले के यूसुफशाही परगना में किसान संघ की स्थापना की गई। संघ ने किसानों को संगठित किया। संघ द्वारा आयोजित सभाओं में हजारों किसान शामिल होते और गांव-गांव जुलूस निकालकर वहां के किसानों से भी संघ में शामिल होने की अपील करते। कुछ दिनों बाद संघ ने लगान हड़ताल की और इसके तहत रैयतों ने बढ़ा हुआ लगान चुकाने से इनकार कर दिया। संघ ने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए और मुकदमे लड़ने के लिए रैयतों ने दिल खोलकर संघ को चंदे दिए। धीरे धीरे यह संघर्ष पाबना के अन्य भागों और पूरे बंगाल के दूसरे जिलों में भी फैल गया। हर जगह किसान संघ बने, लगान देना बंद कर दिया गया और जमींदारों को अदालतों में खींचा गया। लेकिन किसानों की यह लड़ाई मुख्यतः कानूनी मोर्चे पर ही सीमित थी। इतने बड़े पैमाने पर चले आंदोलन के दौरान हिंसक वारदातें नाम मात्र की ही हुई। किसान तभी हिंसा का सहारा लेते जब जमींदार जबरन उनसे अपनी शर्तें मनवाना चाहे। जमींदारों के घरों को लूटने और पुलिस स्टेशनों पर हमलों की सिर्फ कुछ ही वारदातें हुई। कभी कभी अदालतों के फैसलों को लागू कराने के लिए मामले में भी जब रोड़े अटकाए गए तो किसानों ने लाठी का सहारा लिया, लेकिन ऐसे मामले इक्का दुक्का ही हुए। आंदोलन के दौरान शायद ही कोई जमींदार या उसका करिंदा मारा गया या गंभीर रूप से घायल हुआ। दरअसल तब तक किसान अपने कानूनी अधिकारों के प्रति काफी जागरूक हो गए थे और कानूनी लड़ाई लड़ना सीख गए थे। एकजुट होकर के और अपने संगठन बनाकर शांतिपूर्ण संघर्ष कर अपने अधिकारों की बहाली का तरीका उन्हें मालूम हो गया। हालांकि कृषक अशांति का दौर करीब 1885 तक चला, लेकिन ढेर सारे विवाद पहले ही सुलझा लिए गए थे। इनमें से कई मामले सरकारी दबाव और बीच बचाव से हल कराए गए और कई मामलों में तो जमींदारों ने डर के मारे खुद ही समझौते कर लिए। इन जमींदारों को किसानों की संगठित शक्ति से डर लगने लगा था और उन्हें आशंका थी कि मुकदमों के चक्कर में फंसकर उनका नुकसान ही होगा। इस तरह बहुत से किसानों को जमीन पर कब्जे का अधिकार वापस मिला। जिन मामलों में हिंसात्मक वारदातें हुई, यहां सरकार ने जमींदारों का पक्ष लिया और किसानों की गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर की गई। लेकिन जहां आंदोलन शांतिपूर्ण रहा या सिर्फ कानूनी मोर्चे पर ही किसानों ने लड़ाई लड़ी, वहां सरकार ने तटस्थ रुख अपनाया। जमींदारों ने किसानों के दमन के जो तरीके अपना रखे थे, उनमें से कुछ के खिलाफ कानून बनाने का वचन भी सरकार ने दिया। यह अलग बात है कि सरकार ने बिल्कुल आधे मन से अपना वचन निभाया और 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून बनाकर एक तरह से बस खाना पूर्ति ही की थी। दरअसल इस आंदोलन के प्रति जमींदारों और उपनिवेशवादी साम्राज्य से समझौते का रुख इसलिए अपनाया कि यह आंदोलन महज दरअसल इस आंदोलन के प्रति जमींदारों और उपनिवेशवादी साम्राज्य ने समझौते का रुख इसलिए अपनाया क्योंकि यह आंदोलन महज किसानों की तात्कालिक समस्याओं और शिकायतों को दूर करने और तत्कालीन कानूनों के तहत उन्हें दिए गए अधिकारों को अमली जामा पहनाने की मांग तक ही सीमित था। न तो यह आंदोलन जमींदारी प्रथा के खिलाफ था और न ही किसी भी स्तर पर यह आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति से जुड़ा था। किसान संघों ने अपनी सभी गतिविधियां आमतौर पर कानूनी दायरे में ही सीमित रखी। जमींदारों के खिलाफ अपनी लड़ाई में सिर्फ वैधानिक साधनों का सहारा लिया और अंग्रेजों के विरोध में कोई मांग नहीं उठाई, बल्कि आंदोलन के नेताओं ने अक्सर यह स्पष्ट भी किया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है और सिर्फ जमींदारों के खिलाफ है। इन नेताओं ने यह नारा भी दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। इसी कारण सरकार की ओर से भी इस आंदोलन को दबाने की कोशिशें सिर्फ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत ही सीमित रही और सरकार ने सशस्त्र दमन का सहारा नहीं लिया, जैसा कि उसने संथाल और मुंडा विद्रोहियों के मामले में किया था।
इस आंदोलन में भी बंगाल के हिंदू और मुस्लिम किसानों ने पूरी एकजुटता के साथ संघर्ष किया। हालांकि रैयतों में ज़्यादातर किसान मुसलमान थे और दूसरी तरफ ज़्यादातर जमींदार हिंदू थे। खास बात यह रही कि किसानों को धर्म के आधार पर एकजुट करने की कोई कोशिश भी नहीं की गई। इस बार भी कई युवा बुद्धिजीवियों ने आंदोलन का समर्थन किया। इनमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आरसी दत्त भी शामिल थे। बाद में जब 1880 के दशक के शुरू में बंगाल काश्तकारी विधेयक पर बहस चल रही थी, तब सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली ने एसोसिएशन के माध्यम से काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाया। रैयत संघों के गठन में मदद की और लगान विधेयक के समर्थन के काश्तकारों की कई बड़ी सभाएं आयोजित की। लगान विधेयक के समर्थन में काश्तकारों की कई बड़ी सभाएं आयोजित की। इंडियन एसोसिएशन और कुछ राष्ट्रवादी अखबारों ने इस बात पर जोर दिया कि लगान का निर्धारण स्थायी रूप से कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार को आगाह किया कि प्रस्तावित विधेयक से चूंकि उन लोगों को भी जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा जो खुद जमीन नहीं जोतते, इसलिए इस व्यवस्था के कारण जोतेदार के रूप में बिचौलियों का एक नया वर्ग तैयार हो जाएगा जो जमींदारों की तरह ही शोषण और अत्याचारी साबित हो सकता है। इसलिए इन लोगों ने मांग की थी कि जमीन पर मालिकाना हक उन लोगों को ही दिया जाना चाहिए जो वस्तुतः उसे जोतते हों। 1875 का दक्कन उपद्रव की बात करें तो महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिलों में 1875 में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया। यहाँ रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत लगान की वसूली सीधे किसान से की जाती थी और उसे उसकी जमीन का मालिक माना जाता था। अन्य रैयतवाड़ी इलाकों की तरह यहाँ के किसान भी महाजनों के शिकंजे में थे, क्योंकि उनसे कर्ज लिए बिना वे लगान चुका पाने की स्थिति में ही नहीं थे। ज़्यादातर महाजन बाहर से आए गुजराती और मारवाड़ी थे जो तरह तरह से किसानों का शोषण करते थे। किसानों और महाजनों के बीच तनाव का यह स्थायी कारण था। इसी बीच 1860 के दशक के शुरू में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कपास के निर्यात में बढ़ोतरी हुई, जिससे कपास की कीमतें भी काफ़ी बढ़ गईं। 1864 में यह युद्ध खत्म हुआ और नतीजे के तौर पर कपास के निर्यात में भी काफ़ी मंदी आई और कीमतें एक नीचे गिरी। कपास की कीमतों में गिरावट का किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ा। इस दौरान 1867 में सरकार ने लगान की दर में करीब 50% की वृद्धि कर दी। दूसरी तरफ लगातार खराब फसलों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। जाहिर है कि इन स्थितियों में भू राजस्व चुकाने के लिए फटेहाल किसानों के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि वे महाजनों की शरण में जाएं। महाजनों ने इस मौके का खूब फायदा उठाया और कर्ज के बदले में किसानों की जमीन और घर रेहन रखवा लिया। कमर तोड़ ब्याज की वसूली से किसान और भी टूटते गए। महाजनों के खिलाफ उनका गुस्सा बढ़ता गया और स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई। तभी दिसंबर 1874 में 1874 में शिरूर तालुका के करडाह गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने भीतर ही भीतर सुगबुगा रहे गुस्से को एकदम से भड़का दिया। इस गांव में कालूराम नाम के महाजन ने एक कर्जदार किसान के खिलाफ अदालत से डिग्री ले ली थी और इसके तहत उसे किसान के घर का कब्जा मिलना था। गांव वालों ने कालूराम को समझाया कि वह कब्जा न ले, लेकिन वह न माना। तब गांव वालों ने बाहरी महाजनों का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया ताकि अपनी मांगों के लिए वे महाजनों पर शांतिपूर्ण ढंग से दबाव डाल सके। किसानों ने महाजनों व सूदखोर व्यापारियों की दुकानों से सामान खरीदना बंद कर दिया। उनके खेतों की जुताई करने से भी किसानों ने इनकार कर दिया। बुलोटीदारों अर्थात गांव की प्रजा अर्थात नाई, धोबी, बढ़ई, लुहार, मोची आदि पर भी पाबंदियां लगाई कि वे महाजनों के यहाँ कोई काम नहीं करेंगे। इसी तरह उनके यहाँ घरेलू नौकरों के काम करने पर भी रोक लगा दी गई। जब इस बहिष्कार के कारण महाजनों ने गांव छोड़कर जाना चाहा तो उनकी गाड़ियां खींचने या उन्हें सवारी उपलब्ध कराने पर भी कोई तैयार नहीं हुआ। महाजनों के बहिष्कार में जो किसान या बुलोटीदार शामिल ना होते उन्हें भी बिरादरी से बाहर कर दिया जाता। यह सामाजिक बहिष्कार पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिलों के गांवों में तेजी से फैला, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिनों तक नहीं चला क्योंकि यह तरीका प्रभावी साबित नहीं हो रहा था। 12 मई 1875 को भीमथरी तालुका के शूपा इलाके में बाजार का दिन था। आसपास के किसान वहां जमा हुए और उन्होंने महाजनों के घरों और दुकानों पर हमला बोल दिया। किसानों को बेवकूफ़ बनाकर या जबरन लिखा लिए गए पुरनोट, इकरारनामे और कर्जों के मामले में अदालतों की डिग्रियां और दूसरे सभी दस्तावेज लूटकर किसानों ने खुलेआम जला दिए। देखते ही देखते यह आग पूना और अहमदनगर जिलों में दूसरे गांवों में भी फैल गई। लेकिन इन उपद्रवों में हिंसा बहुत कम हुई। महाजनों के अत्याचार के मुख्य हथियार पूर्ण नोट व अन्य दस्तावेज नष्ट कर देने के बाद मारपीट की कोई जरूरत नहीं समझी गई। केवल सूपा में महाजनों की दुकानें और घर लूटे गए, आग लगाई गई, लेकिन बाकी स्थानों पर किसानों के ये दंगे महज उनकी नई एकता और ताकत के प्रदर्शन भर थे। सरकार ने फौरन कार्रवाई की और आंदोलन को दबा दिया गया। यह आंदोलन 3 हफ्ते तक बहुत जोर पकड़े रहा, लेकिन उसके बाद ठंडा पड़ गया। लगभग 2 माह तक
छिटपुट वारदातें होती रहीं। पाबना विद्रोह के समान दक्कन उपद्रव में भी सरकार कोई खास परेशान नहीं हुई, क्योंकि किसानों के उद्देश्य बहुत सीमित थे और इनमें उपनिवेशवाद विरोधी चेतना जागृत नहीं हो सकी थी। उपनिवेशवादी सत्ता ने इसका फायदा उठाया। उसने दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 के माध्यम से किसानों के महाजनों के खिलाफ कुछ संरक्षण प्रदान किए। महाराष्ट्र के तत्कालीन राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों ने एक बार फिर किसानों के हितों के लिए आवाज उठाई। इससे पहले 1873 में न्यायमूर्ति रनाडे के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा ने भू राजस्व समझौता अधिनियम 1867 के खिलाफ पूना और बंबई में जबरदस्त आंदोलन चलाया था, जिसे किसानों ने पूरा समर्थन दिया। किसान इससे बहुत प्रभावित हुए और लगान देना बंद कर दिया। इस आंदोलन ने किसानों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। यही जुझारू शक्ति 1875 में विरोध की लहर बनकर सामने आई। पूना सार्वजनिक सभा और कई राष्ट्रवादी अखबारों ने दक्कन कृषक राह विधेयक का पुरजोर समर्थन किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी किसान कसमसाने लगे। मालाबार में मोपिला विद्रोह हुआ। महाराष्ट्र में 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने 50 किसानों को संगठित किया और लूटपाट करने लगे। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किया बाबा राम सिंह ने। 1872 में 49 विद्रोहियों को मार डाला गया और इस आंदोलन को कुचल दिया गया। असम के मैदानी इलाकों में 1893-94 के दौरान किसानों ने लगान की ऊंची दरों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ा। निरंकुश सत्ता ने बेइंतहा जुल्म ढाकर इस आंदोलन को भी कुचल दिया। किसानों के इन आंदोलनों, प्रदर्शनों, उपद्रवों का यहाँ विस्तृत ब्यौरा देना संभव नहीं, समूचे आंदोलन का मूल्यांकन ही संभव है। तो देखिए, 1858 के बाद किसान आंदोलन में थोड़ा बदलाव आया। इस समय तक अंग्रेजी हुकूमत ने राजाओं, रियासतदारों और भूस्वामियों को परास्त कर दिया था। अतः कृषक आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बने किसान। किसानों ने अपनी मांगों के लिए सीधे लड़ना शुरू किया। इनकी ज्यादातर मांगें आर्थिक थी और तत्कालीन दुश्मन थे बगानों के विदेशी मालिक, देसी जमींदार और महाजन। उनके संघर्ष का उद्देश्य बहुत ही सीमित था और कहीं कहीं तो महज उत्पीड़न के खिलाफ बदले की कार्रवाई तक सिमट गया था। आंदोलन राजनीतिक ताकत नहीं बन सका। उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएगी, उस ढांचे को बदलने की भी आवाज नहीं उठाएगी जो इन किसानों के शोषण का मूल हथियार था। इसके अलावा इन आंदोलनों का दायरा भी सीमित था। ये आंदोलन क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रह गए, क्योंकि उस समय संपर्क की सुविधाएं नहीं थी। संघर्ष में न तो निरंतरता थी न दीर्घकालीन संगठन। जब किसी आंदोलन के खास उद्देश्य पूरे हो जाते तो वह समाप्त हो जाता था और इसके साथ ही संगठन और एकता भी खत्म हो जाती थी। बतौर उदाहरण, नील आंदोलन, पाबना कृषक संघ और दक्कन का सामाजिक बहिष्कार आंदोलन इस तरह खत्म हुए कि उनके बाद संघर्ष को आगे ले जाने के लिए कोई संगठन नहीं था। इन आंदोलनों ने कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिहाद नहीं छेड़ा, कभी उसके लिए खतरा नहीं बने। 1858 के बाद किसान आंदोलन वास्तव में किसानों के सामाजिक उत्पीड़न के प्रति उनके आक्रोश का प्रस्फुटन मात्र था। किसानों ने तभी विद्रोह किया जब उन्हें लगा कि उनकी पारंपरिक जीवन शैली पर प्रहार हो रहा है और वे अधिक दिनों तक यथास्थिति को बरकरार नहीं रख सकते। ये किसान बदलाव के लिए नहीं, वरन यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए लड़ते रहे। मसलन उन्होंने कभी जमीन के मालिकाना हक या जमींदारी के खिलाफ लड़ाई नहीं छड़ी। इनका संघर्ष बेदखली और ज्यादा लगान के खिलाफ ही था। सूदखोरी के खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ। आंदोलन हुआ महाजन की 420 के खिलाफ, जब किसानों को लगा कि महाजन कर्ज देकर उनकी जमीनें हड़पने लगे हैं। किसानों ने लगान वसूलने के अधिकार को कभी चुनौती नहीं दी। उन्हें बुरा लगा तब जब लगान ज्यादा बढ़ गया। उसे अपने विदेशी बगान मालिक से कोई परहेज नहीं था। उसे गुस्सा तब आया जब बगान मालिक ने उसकी फसल की कीमत घटा दी और खेत में कौन सी फसल बोएं यह तय करने की आजादी भी छीन ली, जैसा कि नील आंदोलन के मामले में हुआ। कानून के प्रति किसान काफी जागरूक हो चुके थे। जब भी कानून को तोड़ मरोड़ कर उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया गया, उन्होंने अपने बचाव के लिए जमकर संघर्ष किया, अदालती लड़ाई लड़ी। उन्हें विश्वास हो गया था कि कानून के रक्षक आला अफसर उनके साथ न्याय जरूर करेंगे। जब किसानों ने आंदोलन किया, इस विश्वास के साथ कि सरकार उनके प्रति न्याय करेगी। वैसे इन आंदोलनों में भी भारत के किसानों ने अदम्य साहस और बलिदान का परिचय दिया। उनमें गजब की संगठन क्षमता थी, ऐसी ताकत जिसने जाति धर्म के सारे बंधन तोड़ दिए। किसानों ने उपनिवेशवादी सरकार से कुछ रियायतें भी हासिल की। सरकार इन किसानों से समझौते के लिए भी इच्छुक थी, हालांकि वह उतनी ही छूट देना चाह रही थी जितना कि एक औपनिवेशिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था में संभव है। इस प्रकार 1858 के बाद के किसान आंदोलन के प्रति सरकार का रवैया 1858 के पहले के किसान आंदोलन के प्रति बढ़ते गए रवैये से गुणात्मक रूप से भिन्न था। 1857 के विद्रोह और आदिवासियों के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने बेइंतहा जुल्म ढाए, लेकिन 1858 के बाद के किसान आंदोलन के प्रति उसका रवैया समझौतावादी और नरम रहा। इसका कारण यह था कि 1858 के पहले के आंदोलन ने सत्ता को सीधी चुनौती दी थी, जबकि 1858 के बाद के आंदोलन ने सत्ता को कभी चुनौती नहीं दी।
19वीं सदी के किसान आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह थी कि किसान उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को जानते समझते नहीं थे। उनके पास ना तो कोई विचारधारा थी और ना कोई ठोस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यक्रम। किसान चाहे जितने जुझारू रहे, उनका संघर्ष समाज की पुरानी मान्यताओं और परंपराओं के दायरे में ही सिमट कर रह गया। किसी नए समाज की परिकल्पना नहीं थी, एक ऐसी परिकल्पना जो देश के तमाम नागरिकों को एक सामूहिक लक्ष्य के लिए संघर्ष करने को एकताबद्ध करती, एक दीर्घकालीन राजनीतिक आंदोलन को जन्म देती। कोई राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व जिसके पास एक नए समाज के निर्माण की रूपरेखा हो, वही देश की तमाम जनता और किसानों को इकट्ठा कर सकता था और राष्ट्रव्यापी राजनीतिक संघर्ष छेड़ सकता था। इस तरह का कोई नेतृत्व भी नहीं था। इस प्रकार किसी ऐसे आंदोलन को जिसके पास ना कोई विचारधारा हो, ना कार्यक्रम हो, ना नेतृत्व हो और ना संघर्ष की रणनीति, कोई भी सत्ता फुसला सकती थी। अंग्रेजी हुकूमत ने भी किया, रियायतें देकर किसानों को बहला दिया और जहां जरूरत पड़ी वहां दमन का सहारा लिया। लेकिन किसान आंदोलन की यह कमजोरी आंदोलन के चरित्र पर कलंक नहीं है। वास्तव में यह किसानों की नासमझी का फल था। वे उपनिवेशवाद के शिकंजे को समझ नहीं सके थे। उस समय एक ऐसे बौद्धिक वर्ग की जरूरत थी जो उसमें राजनीतिक समझ पैदा करता, परंतु उस समय यह वर्ग था ही नहीं, उभर जरूर रहा था। 20वीं सदी में इन तमाम कमियों पर काबू पा लिया गया और किसानों का प्रतिरोध साम्राज्यवाद विरोधी प्रतिरोध में समाहित हो गया। किसान इस साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में शरीक हो गए। अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन में किसानों ने अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ किसानों ने अपने वर्गीय हितों के लिए लड़ाई भी शुरू की और आज के किसान संगठनों को जन्म दिया। तो इस प्रकार से यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।